डॉक्टर आनंद गुप्ता जी। सर, आप डायरेक्टर हैं आनंदम हॉस्पिटल के। आपने आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए, कब से आप लोग हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मतलब बीमारियों की बात की जाए जो बेहतर इलाज आपके यहाँ मिलता है हॉस्पिटल के अंदर? समय तो काफ़ी लंबा हो गया है मुझे सेंधवा में, 20 साल हो गए काम करते हुए। इनके तो सेंधवा के ही हैं? हाँ, मेरा जन्म सेंधवा का है, मेरा प्राइमरी एजुकेशन सेंधवा का है, मेरी स्कूलिंग भी यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की है। गवर्नमेंट स्कूल से ही मैं पढ़ा हूँ 12th तक। और उसके बाद मेरा MBBS जबलपुर का है और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज का है। और रही संघर्ष की बात, तो काफ़ी लंबा समय देखा है। सेंधवा आने का मेन उद्देश्य तो यही था कि जहाँ पे मैं छोटे से बड़ा हुआ और जिन लोगों के बीच में रहा हूँ, तो क्यों ना वहीं पर लौट कर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाऊँ। मैं सेंधवा का पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहीं से मैंने सबसे पहले ट्रॉमा की और जॉइंट रिप्लेसमेंट की ये सब शुरुआत की है। और मैंने वो सब फैसिलिटी दी इस शहर को जो अभी तक सेंधवा में किसी डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल ने नहीं दी। मैं स्पाइन सर्जरी भी करता हूँ, मैं जॉइंट्स रिप्लेसमेंट भी करता हूँ और ट्रॉमा भी करता हूँ। और पिछले लगभग 5 सालों से आयुष्मान योजना भी मेरे हॉस्पिटल में चल रही है, जो पूरे ज़िले में सबसे पहला हॉस्पिटल था जहाँ पे आयुष्मान योजना आई। सर, एक सवाल मेरा रहेगा। आपने बोला इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई, जबलपुर में मेरी पढ़ाई हुई, और फिर उसके बाद अपने गृह क्षेत्र यानी जो आपका पैतृक शहर था वहां आप लौटे। डर होगा कि जाऊंगा, चुनौती, संघर्ष का आपने बताया, लक्ष्य हासिल होगा नहीं होगा, ये तमाम सवाल आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि एक छोटे शहर में वापस जाना और बड़े शहर के, क्योंकि कोई भी वापस लौट के नहीं आता है कामयाबी हासिल करने के बाद। नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो बड़ा खुश था कि मैं अपने ही लोगों के बीच में लौट रहा हूँ, जहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मेरे अपने ही लोग हैं। तो डर तो बिल्कुल कभी नहीं रहा आने पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे चुनौतियाँ बहुत सारी थी। जैसे मैं जब आया, मैं एक मिशन हॉस्पिटल से जुड़ा, करुणा हॉस्पिटल से। मेरे पास प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर नहीं था, ना ही अच्छी मशीनें थी शुरुआत में ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन धीरे 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 सब चीज़ें डेवलप होती गई। सालों का संघर्ष रहा। जो भी OT से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, मशीनें हैं, प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे डेवलप करी। वहाँ पे काम करते हुए मैंने महसूस किया कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, या मेडिकल फैसिलिटी को और ऊपर इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और चूँकि मैं खुद वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो मैं एक लिमिट से ज़्यादा उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना अब मैं खुद का ही हॉस्पिटल डाल के उन कमियों को पूरा करूं। कमी पूरी हो गई? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने इस शहर में CT स्कैन मशीन लाया। CT स्कैन मशीन लाके और CT स्कैन की शुरुआत करी। आज भी विगत 10 वर्षों से सोनोग्राफी की सुविधा भी सिर्फ मेरे ही हॉस्पिटल में, जहाँ फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट है। आप सोचिए कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे आगरा बॉम्बे रोड है, डेली के एक्सीडेंट होते हैं। महाराष्ट्र के 3 जिलों से जुड़ा हुआ भी, 3 जिलों से जुड़ा हुआ भी है। और मैं लगातार काम करते हुए देखता था कि लोग आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और मैं इतना भी उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था कि वो इंदौर तक या धुलिया तक एक बड़े सेंटर तक सुरक्षित रूप से वो पहुंच जाए। वो सब चीज़ें अब होने लगी है। हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। आज भी लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। इतना उनको लगातार गवर्नमेंट के थ्रू भी मैसेज चलाया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी मानते नहीं है। हेड इंजरी में सबसे ज़्यादा हमारे देश में लोगों की डेथ होती है। हेलमेट पास रहता है, गाड़ी की डिक्की में भी रहता है, लेकिन लगाते नहीं है। तो एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये पूरा आदिवासी बेल्ट में लगातार जो आदिवासी या जनप्रतिनिधि में, उन्हें भी लगातार बोलते रहता हूँ कि आप छोटी छोटी सभाएं करिए, अपने लोगों को समझाइए कि शराब पी के मोटरसाइकिल ना चलाएं, 4 व्हीलर ना चलाएं, और जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हमेशा हेलमेट का यूज़ करें। तो मैं उन्हें बोलता रहता हूँ, आप लोगों को समझाते रहिए। मैं भी बोलता रहता हूँ अपने पेशेंट्स को जो भी आते हैं, कि जब वो अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसे चोट लगी, क्या शराब पी थी, हेलमेट नहीं लगाया था, तो लोगों को तो समझाते ही रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन है,
सोनोग्राफी है जो अभी भी सेंधवा में कहीं पर भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले धुलिया या इंदौर का मुंह देखना पड़ता था। अफोर्डिंग लोग तो चले जाते हैं बड़े शहरों में, लेकिन गरीब लोग नहीं जा पाते हैं बेचारे, थोड़े से भी रुपयों की वजह से या डर की वजह से वो वापस अपने घर चले जाते थे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। तो आज हमारा हॉस्पिटल इस क्षेत्र में एक, चूँकि शुरुआत तो एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के रूप में हुई थी और धीरे धीरे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के रूप में डेवलप हो गया, जहाँ डायलिसिस भी होता है और हर तरह के सारे ऑपरेशन आयुष्मान योजना में या जो उसमें कवर नहीं होते हैं वो सारे ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। सर, आज की भागदौड़ वाले जीवन में, जंक फूड वाले दौर में हड्डियों को किस तरीके से मजबूत रखें? क्योंकि 35-40 साल की उम्र में, मैं तो ये कहूँगा 30 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है हड्डियां दर्द करने लग जाती है। पहले कहा जाता था 50-60 साल की उम्र में जवाब देती थी, लेकिन अब तो जवानी में ही जवाब देने लगी है। कैसे क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह, और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, खासकर अपने शरीर को, हड्डियों? मुझे ऐसा लगता है कि खान पान हमेशा से एक प्राइमरी चीज़ ना होते हुए सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में मैं देखता हूँ कि लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया है। शारीरिक मेहनत करना, वजन उठाना, ज़मीन पे उठना बैठना, ये सब ज़्यादातर लोग बंद कर चुके हैं। आपने देखा होगा लोगों के घरों में आजकल जो टॉयलेट है वो भी कमोड लग गए हैं। अपनी जो इंडियन स्टाइल की टॉयलेट शीट हुआ करती थी वो भी अब नहीं रही है। बताने का पर्पज़ ये है कि लोग अब उठ बैठ भी नहीं करते हैं, चलते भी नहीं है। लोग घर के बाहर जाते हैं और अपना 2 व्हीलर उठाते हैं और निकल जाते हैं। उनसे यदि कहे कि आपकी जो घर है और आपकी जो दुकान है, शॉप है, यदि वो आधा किलोमीटर दूर है तो कम से कम उतना तो पैदल चलिए आप, पर लोग वो भी नहीं करते हैं। लोगों ने धूप में जाना छोड़ दिया है। लोगों को, अपने बच्चों को भी अब वो धूप में नहीं जाने देते। उनको लगता है कि मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा या काला पड़ जाएगा, उसका रंग सांवला हो जाएगा। तो सनलाइट में नेचुरल रूप से हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हम कैल्शियम लेते हैं फूड में, खाने में, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब हमारी आंतों से वो अपने खून तक जाने के लिए, विटामिन डी की कमी से हमने जो भी कैल्शियम खाया है वो हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है और वैसा कि वैसा ही निकल जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि लोग कम से कम पैदल चलना तो ना छोड़ें। शहर, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, शहर इतने कंजेस्टेड हो गए हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं बचे हैं। वो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में बच्चों को बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाता है और उनकी उम्र बढ़ने के साथ वो चश्मा मोटा ही होता चला जाता है, मतलब उसका नंबर बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बच्चों को बाहर जाने दें, खेलने दें, थोड़ा धूप में भी समय बिताने दें और ख़ुद भी धूप में जाएं। ऐसा नहीं कि धूप में जा रहे हैं तो पूरे तरीके से शरीर पे कपड़ा लपेट के, चेहरे पे भी कपड़ा लपेट के, अपनी स्किन पे धूप लगना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई खेल में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एज के हो, और यदि आप नहीं खेल पाते हो तो कम से कम पैदल ज़रूर चलें। पैदल ज़रूर चलें। जॉइंट पेन भी इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आजकल देखते हैं जॉइंट पेन। पैदल चलना अपने आप में सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, जो हमारे घुटनों के लिए भी अच्छी है, हमारी कमर के लिए भी अच्छी है। पैदल जरूर चलें। पैदल जरूर कितना हड्डियों को मजबूत करने के लिए कितना जितना आप चल पाएं, जितना आपका शरीर साथ दे, क्योंकि हर अलग अलग एज के पैदल चलने की कैपेसिटी भी अलग अलग है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ता है, मैं हाफ जाता हूँ, तो आप भले ही 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, लेकिन फिर आप थोड़ा सा चलें। धीरे धीरे ऐसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जितना आपका शरीर साथ दे आपको उतना डेली पैदल चलना चाहिए। फिर भी यदि मिनिमम की बात करें एक एडल्ट पर्सन के लिए, एक स्वस्थ इंसान के लिए, कम से कम 5000 कदम तो चलना ही चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 कदम आपको वॉकिंग करनी चाहिए। या समय की बात करें तो 1 घंटा तो कम से कम पैदल चलना ही चाहिए, भले ही वो एक बार में चलें या टुकड़े टुकड़ों में चलें। सर, एक छोटे से एक सवाल और मेरा रहेगा, क्या चुनौती देखते हैं आदिवासी इलाके में आप और क्योंकि गरीब तबका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, आयुष्मान की सुविधाएं पहुंच रही है लोगों तक के, और आप लोग किस तरीके से मदद करते हैं आयुष्मान के
योजना का लाभ मिल सके ग्रामीण आबादी को, क्योंकि आपके यहाँ पे बताया जाता है करीब 80 से 85% आबादी आदिवासी है। मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है अवेयरनेस की कमी, लोगों में जागरूकता और जानकारी की कमी है। सरकार ने आयुष्मान योजना जो शुरू की है, ये तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उनको प्रॉपर जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि 5 लाख का आपका बीमा है, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने वो 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे रखे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर बीमारी का, हर ऑपरेशन का एक पैकेज बनाया है और उसका एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, जो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच टाई अप है कि हम इस ऑपरेशन या इस इलाज के लिए आपको इतना रुपया देंगे और वही रुपया आपके पास आएगा। तो लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, उनको लगता है कि इसमें हर तरह से सब कुछ फ्री है और वो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन हमें हॉस्पिटल वो सुविधा नहीं दे रहा है। उसमें कभी कभार वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। अभी भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे बच्चेदानी के ऑपरेशन है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, या नियोनेटल मतलब जो इन्फांट या जो छोटे बच्चे होते हैं जो जस्ट पैदा ही होते हैं, उनके पैकेजेस हैं। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट रिजर्व कर रखे हैं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक सीमित कर रखे हैं। तो उनको खोल देना चाहिए हर अस्पताल के लिए, हर प्राइवेट अस्पताल के लिए जहाँ भी आयुष्मान योजना चल रही है, ताकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो वही है। आज मोतियाबिंद हर किसी को होता ही होता है, और सीजर भी अभी तक कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही सीमित है, जो कि एक कॉमन ऑपरेशन है आज के समय में। तो लोगों को जानकारी का अभाव है, वो कहते हैं आप क्यों नहीं कर रही हैं ऑपरेशन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में क्या किया गवर्नमेंट ने, वो पैकेजेस मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन कर दिए, लेकिन अभी भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ओपन नहीं किए। तो एक तो लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये योजना क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, ताकि किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा लगता है कि 5 लाख अमाउंट है, वो किसी भी बीमारी में खर्च हो सकते हैं। आपके पास एक रखा हुआ है एटीएम कार्ड की तरह। अब लेकिन आपने सही कहा कि एक पैकेज सुविधा रहती है इस इलाज में, और कई इलाज उसके अंदर नहीं भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद गुप्ता जी, डायरेक्टर आनंदम हॉस्पिटल।